नमस्कार, मैं नवीन अग्रवाल ई इनवॉइस और उससे जुड़ी हुई आईआरपी पोर्टल के इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक और नए आईआरपी के साथ आपके सामने आए हैं और आज हमारे साथ क्लियर आईआरपी जो कि ई इनवॉइस 4.gst.gov.in पोर्टल जीएसटीएन के बिहाफ में चलाते हैं और आज हम उनसे चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में आज हमारे साथ सुमित शामिल हुए हैं क्लियर आईआरपी से। तो सुमित, हम आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए और क्लियर आईआरपी क्या है वो थोड़ा प्लीज़ बताइए। थैंक यू नवीन। सो मैं सुमित कावड़िया, आई हेड बिजनेस एंड फाइनेंस फॉर क्लियर टैक्स एंड पर जैसे द विजन ऑफ गवर्नमेंट वेयर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक द simplify the taxation for the users. In this direction only, as a clear tax, we have built a lot of infrastructure thing, and one of that is IRP, where we are creating a cutting edge infra where all small taxpayer to a big taxpayer, they can seamlessly generate their e-invoice and transact in the e-invoice or exchange the e-invoice data. So the important thing in this e-invoice journey, what we have realized कि ease of use is the most important thing, where customers wants to generate e-invoice as it's applicable above 5 crore turnover. A lot of customers are come under that umbrella. It's very important how ease of use we give to them and user friendly infra we provide them. So in this direction only we build this clear IRP, and we are getting very good response. More than 3000 taxpayers are already registered and live with us, and we are getting good positive feedback and finding it quite valuable. थैंक यू। सो व्हाट वी विल डू सुमित कि हम इमेजिन करेंगे कि हम दो टाइप ऑफ टैक्स पेयर के बारे में बात कर रहे हैं। एक वो जो बहुत कम इनवॉइस बनाते हैं और एक वो जिनका मंथली इनवॉइसेस काउंट बहुत ज़्यादा है, और हम ई इनवॉइस की पूरी जर्नी का एक एक स्टेप टैक्स पेयर को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि मैं एक टैक्स पेयर हूँ और मुझे आपके पोर्टल पे आके इनवॉइस रिपोर्ट करना है, तो मुझे फर्स्ट स्टेप क्या होगा रजिस्ट्रेशन के लिए और मुझे क्या करना पड़ेगा? सो यदि आप छोटे टैक्स पेयर हो या बड़े टैक्स पेयर हो, आपको सबसे पहले वेबसाइट पे आके जो ई इनवॉइस की वेबसाइट है ई इनवॉइस IRP4@gst.gov.in, उस पर आके आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंपलसरी है, उसके थ्रू आपका ऑथेंटिकेशन होगा। तो ऑथेंटिकेशन के लिए आपको एक OTP आएगा, वो OTP आप उस वेबसाइट पे एंटर करेंगे, उससे आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा कि यू आर द राइट पर्सन हु इज़ गेटिंग रजिस्टर्ड। बिकॉज एक बार आपने जब जनरेट कर लिया मेरे वेबसाइट पे, तो आई शुड नो कि आर यू ऑथराइज पर्सन ऑफ दैट एंटिटी और नॉट। सो ये OTP ऑथेंटिकेशन उसमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द यूजर्स। एक बार आपने OTP ऑथेंटिकेट कर लिया, मीन्स एज ए सिस्टम वी नो कि आप राइट पर्सन हो, आप ऑथराइज पर्सन हो। उसके बाद क्या होता है, एज एनी अदर वेबसाइट व्हेन यू साइन अप यू टू रजिस्टर योरसेल्फ, तो आप वहाँ पे आपके सेम आईडी से, ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपका अकाउंट क्रिएट करेंगे IRP अकाउंट पे। आपने एक बार ऑथेंटिकेट कर लिया, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यदि आप छोटे टैक्स पेयर हैं, आपके पास बहुत सारा इंफ्रा नहीं है, तो वी प्रोवाइड वन ऑफलाइन यूटिलिटी, जहाँ पे आप एक्सेल में जो भी आपका है वो डेटा, वहाँ पे एक फॉर्मेट, प्री डिफाइंड फॉर्मेट, जहाँ पे मैंडेटरी कॉलम्स हम बताते हैं कि ये मैंडेटरी कॉलम है, वो आप सब उसमें मैंडेटरी डेटा डालिए और उससे जेसोन क्रिएट हो जाता है। और फिर आप क्लियर टैक्स IRP पोर्टल पे आके जस्ट वो केवल जेसोन फाइल को अपलोड करना होता है। उस पर हम आएंगे। तो जैसा कि सुमित बता रहे थे, जस्ट आई वांट टू गिव एक कॉन्टेक्स्ट में कि आप जो मोबाइल नंबर यूज़ करेंगे वो मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो GST सिस्टम में आपके ऑथराइज सिग्नेटरी का है। करेक्ट, राइट, वो इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज तो कोई भी आके रजिस्टर हो जाएगा और आपके बिहाफ पे ई-इनवॉइस जनरेट करने लग जाएगा, तो ये आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। और तो इसलिए गवर्नमेंट ने वो मोबाइल नंबर यूज़र आपके पोर्टल पे डालता है, तो फिर आप हमें वो वापस भेजते हो और वो OTP से हम वेरीफाई कराते हैं कि ये रजिस्टर है। करेक्ट। और जो आपके पोर्टल पे अकाउंट जो बनता है उसके लिए वो अपना कोई भी मोबाइल नंबर दे सकता है, वो उसके लिए कोई भी कर सकते हो। दोनों बहुत सेपरेट चीज़। एक है ऑथेंटिकेट करने के लिए आप कौन से यूजर है, तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आ गया, तो मेनली ईमेल बिकम अ की। तो ईमेल आपको वही रखना होगा, आप ईमेल चेंज नहीं कर पाएंगे। अब मोबाइल नंबर उसके बाद कुछ भी रखिए नहीं होता है, क्योंकि आपका ऑथेंटिकेशन मैंने ईमेल और मोबाइल के कॉम्बिनेशन से किया है। तो वो कॉम्बिनेशन से करने से मेरे पास दोनों डेटा सेट है कि आप ये दोनों में से कोई भी यूज़ करें तो आप सेम टैक्स पेयर। तो बेसिकली मैं एक प्रोफाइल बना सकता हूँ आपके वेबसाइट पे और फिर मैं उसमें GSTN ऐड करेक्ट कर सकता हूँ। करेक्ट। तो ये तो हुआ कि मैंने कैसे रजिस्टर किया।
अब मैं रजिस्टर कर चुका हूँ और मुझे अपना फर्स्ट इनवॉइस रिपोर्ट करना है, तो वो बताइए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है और मैं कैसे कर सकता हूँ। हमने बहुत ही सिंपल, क्योंकि बहुत छोटे टैक्स पेयर्स होते हैं उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ नहीं आती, तो हमने बहुत उनको एक्सेल समझ में आती है। एक फाइनेंस वाले लोग को एक्सेल हमेशा समझ में आती है, तो हमने यही किया कि सबसे पहले एक उनको एक्सेल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि आप एक एक्सेल फॉर्मेट में अपना डेटा डालिए, जो उसमें हमने बताया कि ये कंपलसरी कॉलम्स है, और जो उसमें वैलिडेशन है, जो बेसिक वैलिडेशन है कि जैसे जीएसटी नंबर 16 डिजिट का होना चाहिए, वो बेसिक वैलिडेशन वो हमने बिल्ड किया हुआ है ताकि वो सारी एरर्स गवर्नमेंट पोर्टल या जब वो अपलोड करे तब उनको नहीं मिले। तो जो एरर्स हम अवॉइड करवा सकते हैं टैक्स पेयर से, जब वो डेटा डाल रहा है तो हम पहले उसको एजुकेट करते हैं। उसके बाद वो एक बार जब ये पूरा डेटा कॉपी पेस्ट करता है अपने कोई भी एक्सेल फाइल से यहाँ पे, उसके बाद वो क्रिएट जेसन बटन क्लिक करता है तो उसकी जेसन फाइल क्रिएट हो जाती है। फिर यूज़र को वो जेसन फाइल क्लियर टेक्स्ट में लॉगिन करके वो अपलोड करनी होती है। जैसे ही वो जेसन फाइल अपलोड करता है, वो एक इनवॉइस की भी हो सकती है, बल्क भी हो सकती है, तो हमने दोनों ऑप्शन दिए हैं। अच्छा। तो हमने दोनों ऑप्शन दिए क्योंकि बहुत बार होता है कि मेरे साथ 10 इनवॉइस है, मैं 10 बार जनरेट क्यों करूँ। तो एक साथ आप 10 इनवॉइस है तो आप 10 इनवॉइस की एक ही जेसन फाइल अपलोड कीजिए, आपके सारे 10 ट्रांजेक्शन का फिर इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही इनवॉइस जनरेट होगा आपको एक IRN नंबर मिल जाता है। IRN नंबर मिलते ही उसका कंफर्मेशन है कि आपका इनवॉइस जनरेट हो गया। और फिर ये IRN नंबर और एक QR कोड, और ये दोनों जब आप वहाँ से हम फैसिलिटी देते हैं जहाँ पे आप PDF जनरेट कर सकते हैं इसका। तो जब आप PDF प्रिंट करते हो तो उस पर एक QR कोड होता है, एक IRN नंबर होता है, और आपका एक सिग्नेचर भी आता है, IRP का सिग्नेचर भी आता है। वो कंफर्म करता है कि ये इनवॉइस वैलिड इनवॉइस है और ये सिस्टम से जनरेटेड इनवॉइस है, और ना तो कोई भी IRN नंबर पेस्ट कर सकता है। वो डिजिटल सिग्नेचर कंफर्म करता है कि ये इनवॉइस जो आपने प्रिंट किया वो टेम्पर्ड नहीं हुआ है जनरेशन के बाद। नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है बताया, और ये ज़रूरी चीज़ है। और मैं लोग को एक भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें जो QR कोड है ये नॉर्मल QR कोड नहीं है। ये हमारे और आपके स्पेसिफाइड ऐप, जिसमें एक चाबी या की बोलते हैं, उसी ऐप के थ्रू रीड कर सकते हैं। करेक्ट। जस्ट लाइक आप कोई नॉर्मल QR कोड नहीं रीड कर सकते। और ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इंश्योर करने के लिए कि वो जो डेटा है वो ऑथेंटिक है और कोई टेम्पर्ड ना किया हो, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो सेम कॉपी पेस्ट IRN QR कोड कोई भी कर सकता है, तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि ये रियली जनरेटेड इनवॉइस है कि नहीं है, राइट है। और जो IRN नंबर भी होता है वो यूनिक होता है किसी भी इनवॉइस के लिए, अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर एंड अक्रॉस द पीरियड, राइट। करेक्ट। तो अगर मुझे इनवॉइस वेरीफाई करना है तो मुझे हमेशा देखना चाहिए कि या तो मैं QR कोड डालूं या मैं उसका IRN से सर्च करके देखूं। करेक्ट। तो जो गवर्नमेंट ने वेबसाइट दी और मोबाइल ऐप दिए, आप किसी भी IRP को यूज़ कर रहे हो, आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो। यदि आप पहले NIC भी यूज़ कर रहे थे, अब क्लियर IRP यूज़ कर रहे हो, तो सेम मोबाइल ऐप से आप वो ऑथेंटिकेशन और चेक कर सकते हो। तो जो आप जनरेट करो वो भी चेक कर सकते हो, और जो आपके पास एज ए टैक्स पेयर इनवॉइस आते हैं आप वो भी वेरीफाई कर सकते हो। और एज ए लाइक गुड टैक्स पेयर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जब इनवॉइस बुक कर रहे हो उससे पहले चेक करो, क्योंकि हो सकता है कोई इनवॉइस फ्रॉडुलेंट हो या हो सकता है कि टेम्पर्ड हो। आपको एटलीस्ट वो वेरीफाई करने से कंफर्म हो जाएगा कि ये डेटा टेम्पर प्रूफ है या टेम्पर्ड हो चुका है। क्योंकि उसमें जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ सुमित कि अगर आप वो QR कोड देखेंगे तो उसमें अराउंड 12 एट्रीब्यूट्स हैं। करेक्ट। तो अगर आपको कभी चेक करना है कि जो प्रिंटेड एट्रीब्यूट्स एक्चुअली में सही है कि नहीं, तो आप QR कोड को स्कैन करके उससे मैच कर सकते हो। वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब बहुत बार ऐसा हमने टैक्स पेयर से पता चला कि नहीं, वो मैच नहीं होते हैं और टेम्पर्ड इनवॉइस होते हैं। तो ये सब जो गवर्नमेंट ने यूटिलिटीज़ लाई है ये बहुत हेल्पफुल है, ताकि ये कोई भी फ्रॉडुलेंट हुआ या इनवॉइस टेम्पर्ड हुआ वो आप कैच कर पाते हो इमीडिएटली। और बहुत सिंपल मोबाइल ऐप है, ये ऑफलाइन मतलब विदाउट इंटरनेट भी चलती है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। तो सुमित, मैंने पोर्टल पे एक टैक्स पे रजिस्टर कर लिया, मैंने अपना फर्स्ट इनवॉइस रिपोर्ट कर दिया। अब ये बताइए कि आप कैसे इंश्योर करते हैं कि ये इनवॉइस में रिटर्न्स तक पहुँचे। तो हम क्या करते हैं, हमारा जैसे GSTN के साथ एग्रीमेंट है, क्योंकि हम IRP है तो गवर्नमेंट से GSTN से ऑथराइज है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई इनवॉइस का डेटा हम क्रिएट करते हैं जेसन, हम हर 1 घंटे में वो डेटा गवर्नमेंट के साथ सिंक करते हैं विदिन 1 आवर। तो आफ्टर 1 आवर आप यदि आपकी GSTR 1 में भी देखेंगे तो वो डेटा पॉपुलेट हो जाता है। और उससे 2 चीज़ होती है, वो सिंक करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है आपने ये इनवॉइस से IRN मेरे यहाँ भी जनरेट किया और हो सकता है सेम आपने NIC पे भी जनरेट किया, तो वो डीडुप्लीकेशन चेक होता है कि सेम इनवॉइस पे आप 2 बार IRN जनरेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने एक डीड्यूप सिस्टम बनाया। करेक्ट। तो वो डीड्यूप सिस्टम से पहले हम चेक करते हैं कि ये डुप्लीकेट इनवॉइस तो नहीं है।
और उसके बाद विद इन 1 आवर हम लोग जीएसटीएन के साथ सिंक करते हैं और पूरा रिकन्सिलेशन होता है। और एवरी 24 आवर लाइक जब ओवरनाइट 12 बजने के बाद वो पूरे दिन का पूरा रिकन्सिलेशन होता है। दैट गिव अश्योरेंस टू द टैक्स पेयर की जो भी उन्होंने ई इनवॉइस हमारे से जनरेट किए हैं वो पूरे के पूरे जीएसटीएन को सबमिट हो गए हैं और जीएसटीएन ने जीएसटीआर 1 में पॉपुलेट कर दिए। तो वो रिकन्सिलेशन एवरीडे हम और जीएसटीएन सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली रात को 12 बजे के बाद करते हैं। राइट। तो जैसा कि सुमित बता रहे थे, हमने पहले के वीडियो में भी आपको बताया कि आप जब भी एक इनवॉइस आईआरपी पर रिपोर्ट करते हैं, आईआरपी एक 64 डिजिट यूनिक आईआरएन नंबर बनाती है और वो फिर आईआरपी उस नंबर को हमारे जीएसटी सिस्टम के डी-ड्यूप सिस्टम पे भेजती है, जिसका मतलब है डी डुप्लीकेशन सिस्टम। और वो चेक करती है कि क्या ये आईआरएन पहले रिपोर्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर ये रिपोर्ट किया गया है या आपने मल्टीपल आईआरपी पर रिपोर्ट कर दिया है तो वो आईआरएन को रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो इनवॉइस रिपोर्ट नहीं होता है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक इनवॉइस का यूनिकनेस अपने सिस्टम में मेंटेन कर सके। और साथ साथ क्योंकि आज के समय में हमारे पास 6 पोर्टल है जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि एक इनवॉइस अगर एक पोर्टल पर रिपोर्ट हो गया है तो दोबारा सेम इनवॉइस किसी दूसरे पोर्टल पर रिपोर्ट ना हो सके। तो इस तरीके से हमने एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो मुझे एक बात, हमने इनवॉइस रिपोर्ट कर दिया, इनवॉइस मेरे रिटर्न्स में आ गया, अगर आप कुछ मुझे बता सकते हैं कि किस टाइप का एरर्स आता है, एरर्स कैसे आप हैंडल करते हो? डेफिनेटली लोग को एरर्स आते होंगे। हाँ, सो देखिए हमने ये देखा जब टैक्स पेयर फर्स्ट टाइम जनरेट करना स्टार्ट करता है तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग गैप होता है तो एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने बहुत ही यूज़र फ्रेंडली एरर सिस्टम बनाया है। तो जब भी वो डेटा अपलोड करता है, कुछ एरर तो वो जब एक्सेल में होता है जो छोटा टैक्स पेयर, हम वहीं पे उसको बता देते हैं कि ये सिस्टमेटिक एरर्स है जो हम विदाउट इंटरनेट के चेक कर सकते हैं। वो सारे एरर तो हम उसको एक्सेल फाइल में वैलिडेशन से ही बता देते हैं ताकि वो जेसन क्रिएट करने से पहले करेक्ट कर ले। कुछ एरर्स होते हैं जैसे सपोज एक इनवॉइस उसने कहीं और जनरेट कर लिया, वापस यहाँ जनरेट करने आ रहा है, तो वो जैसे ही अपलोड करता है तो हम उसको पूरा मैसेज बताते हैं कि ये इनवॉइस डुप्लीकेट है, ताकि यूज़र को पता चलता है हाँ ये तो मैंने कल जनरेट कर लिया था या मैंने किसी और जगह जनरेट कर लिया, अब मैं सेम इनवॉइस नंबर नहीं रख सकता हूँ। बहुत बार क्या होता है एक्सेल में लोग जो मेंटेन करते हैं वो इनवॉइस नंबर चेंज करना भूल जाते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है, इनवॉइस नंबर चेंज करना भूल जाते हैं, वो सेम इनवॉइस से वापस जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर हमारा सिस्टम एरर देता है कि आप ये इनवॉइस पे तो ऑलरेडी आपने आयरन जनरेट कर लिया, आप जनरेट नहीं कर सकते। तो फिर यूज़र चेक करके वापस करेक्ट करके जेसन फाइल अपलोड करता है। तो ऐसे ही और अदर एरर्स जैसे टैक्स कैलकुलेशन हुई कि आपने टैक्स परसेंटेज डाला 18% बट टैक्स अमाउंट उसके हिसाब से कम या ज़्यादा है, तो फिर हम वो एरर्स बताते हैं कि इसमें टैक्स कैलकुलेशन रॉन्ग है, टैक्स अमाउंट नॉट मैचिंग विथ योर टैक्स रेट। तो या तो आपका टैक्स रेट आपने गलत लिया है या आपने टैक्स अमाउंट गलत लिया, तो आप वो वेरीफाई करके सही कर सकते हैं। तो ये हमने बहुत ही सिंपल वे से यूज़र को उनके यूआई में दिखाते हैं। और उसमें हमने जैसे आपने 10 इनवॉइस डाला है तो उनकी सबकी एरर आप चाहिए तो वापस डाउनलोड भी कर सकते हैं देखने के लिए। अच्छा। क्योंकि बहुत बार बहुत सारे यूज़र को यूआई में देखना प्रॉब्लम करता है, तो वो एक्सेल में डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि मेरे किस इनवॉइस में क्या एरर थी, तो वो एक साथ सारे एरर्स करेक्ट करके वापस जनरेट कर सकता है। इसका एक और इंटरेस्टिंग पहलू है कि ये एरर्स एक्चुअली ये वैलिडेशंस हमें हेल्प करते हैं कि जब वो ऑटो पॉपुलेशन होता है ना, करेक्ट, ऑटो पॉपुलेशन फेल ना हो, क्योंकि इस टाइप के चेक्स हम ऑटो पॉपुलेशन के समय भी लगा के रखते हैं। करेक्ट दैट्स तो अगर वो कुछ प्रॉब्लम है तो वो ई इनवॉइस के समय ही हैंडल हो जाए तो बेटर। करेक्ट। तो इससे दो एक को, जैसे ये तो छोटा टैक्स पेयर हो गया, जो बड़े टैक्स पेयर है जो एपीआई के थ्रू काम करते हैं, तो हम हमारे वेबसाइट में हमने पूरे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन दिए हुए हैं जहाँ पे टैक्स पेयर को सारे एपीआई की जनरेट करने के लिए, सेव करने के लिए, पीडीएफ डाउनलोड के, वो सारे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन हमने वेबसाइट पे दिए हैं जहाँ पे टैक्स पेयर ई इनवॉइस जनरेशन से लेके ई वे बिल जनरेशन सब कुछ उसी से कर सकता है। तो उनको हम वापस रिस्पांस में एपीआई रिस्पांस बैक में वो एरर लॉग भेजते हैं और वो सेम एरर लॉग वो चाहिए तो आईआरपी पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकता है, क्योंकि एपीआई में तो बहुत सारा वॉल्यूम होता है तो उनको वो लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आईटी टीम या जो उनकी टैक्स टीम जो भी हैंडल कर रही है इनवॉइस, उनको सारे एरर लॉग मिल जाते हैं। वो एरर लॉग कभी भी डाउनलोड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन से इनवॉइस में क्या एरर्स थी। और हम एक और अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं कि एंड ऑफ द डे हम एक यूज़र को एक ईमेल भी भेजते हैं कि ड्यूरिंग द डे आपने कितने इनवॉइस में किस तरह की एरर्स की है, ताकि आप अपने बहुत सारी बेसिक स्ट्रक्चर मिस्टेक्स है वो सही कर दे। जैसे हमने सबसे बड़ी एरर हमको मिलती है इनएक्टिव जीएसटीएन। बहुत सारे यूज़र का मास्टर्स अपडेटेड नहीं होता है, क्योंकि जब उसने ऑनबोर्ड किया था वेंडर तब तो वो जीएसटीएन एक्टिव था, अभी इनएक्टिव हो गया, तो वो जब ई इनवॉइस जनरेट करता है तब उसको एरर आती है।
या जब वो जीएसटी रिटर्न फाइल करता है तब एरर आती है, तो हम लोग वो एरर का बना के उनको भेजते हैं कि यार आपकी ये 25 जीएसटी है ना वो इनएक्टिव है, जिसके कारण आपको एरर आ रही, ताकि वो एरर करेक्ट करे अपने मास्टर्स में, ताकि नेक्स्ट डे जब वो इनवॉइस जनरेट करने आ रहा है तो वो एरर रिपीट नहीं हो। तो ये आपका इनएक्टिव से मतलब है कैंसिल हो गया, सस्पेंड हो गया, होल्ड पे है, जहाँ पे गवर्नमेंट अभी अलाउ नहीं करी आपको ई इनवॉइस जनरेट करना। तो वो सारे केसेस में हम उनको हेल्प करते हैं कि आप ये स्ट्रक्चरल चीज़ें सही कर लो, या आपके सॉफ्टवेयर में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो बताते हैं, ताकि आप सेम मिस्टेक डेली रिपीट नहीं करो, वरना यूज़र इरिटेट हो जाता है कि यार ये सिस्टम सही नहीं है, मैं जनरेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये जितने भी हमने चर्चा की, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी मतलब इंटरेस्टिंग लर्निंग फ्रॉम मी फ्रॉम योर। इसमें एक चीज़ मेरे को इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि खासकर ये मेल मुझे हेल्प करेगा जो बिजनेस वैलिडेशन है वो मैं गलती ना करूँ। करेक्ट एटलीस्ट वो, क्योंकि एटलीस्ट वो गलती होने का कारण है कि डेफिनेटली कोई ह्यूमन एरर है जो बिजनेस समझ नहीं रहा है। करेक्ट। और बहुत सारी चीज़ें क्या होता है कि जो यूजर जनरेट करता है वेयर हाउस में जनरेट करें, वहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं होते या उनको पता नहीं होता कि उनको इस एरर का मतलब क्या है, बट जो सीनियर लोग हैं जो समझ सकते हैं, जब उनको ये रिपोर्ट मिलती है तो वो सिस्टम में सही कराते हैं ये सारी चीज़ें। क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी एरर्स है उनको रूट कॉज जो भी उसका रूट है वहाँ से सही कर दें। यदि मास्टर गलत है मास्टर सही करें, एचएसएन कोड गलत है, क्योंकि अब एचएसएन कोड भी कंपलसरी हो गए हैं, तो एचएसएन कोड मान लो उसमें 2 डिजिट एचएसएन है, कंपल्शन 4 डिजिट है, 8 डिजिट है, 6 डिजिट है, तो उसके हिसाब से फिर उनको पता चल जाएगा कि ये 4 एचएसएन 2 डिजिट है, इसलिए मुझे हर बार एरर आ रही है तो मैं करेक्ट कर लूँ। तो हम एरर, उसके कितनी एरर के कारण कितनी इनवॉइस इम्पैक्ट हो रहे हैं उनको समरी देते हैं, ताकि वो नेक्स्ट डे या जब भी वो करेक्ट करे ताकि उनकी पता चले कि इतनी इनवॉइस का एरर रिड्यूस। तो हम कस्टमर को एजुकेट करते रहे कि आपका एरर रिड्यूस होना चाहिए, जितना 0 एरर होगा तो कस्टमर हैप्पी रहता है और फिर उसको लगता है कि ये अच्छा डिजिटल सिस्टम, वरना उसको ये पेन लगने लग जाता है। क्योंकि यूजर अडॉप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको पेन फील नहीं होना चाहिए, तो हम वही ट्राई करते हैं कि हम कैसे यूज ऑफ यूज दें उनको। बेसिकली आप बहुत प्रोएक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं और मतलब उनको हैंड होल्डिंग करते हैं। करेक्ट। तो सुमित, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि क्यों ना हमने जितनी बातें की उसको हम छोटे डेमो से देखें। राइट, बिल्कुल। आपको पूरा प्रोडक्ट का भी हम आपको डेमो दिखाते हैं, ऑनबोर्डिंग से लेके आप कैसे ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, पूरा एंड टू एंड प्रोडक्ट फ्लो आपको ये 3 मिनट के वीडियो में अभी आपको हम दिखा सकते हैं। Welcome to Clear IRP. You can now access the Clear IRP portal on einvoice4.gst.gov.in. Enter your GSTN number over here, for which you want to create an account. Enter the CAPTCHA that is shown onto the box and click on continue. Basic details about the GSTNs will be visible over here and click on confirm and continue. In this step, you need to provide the registered email address and phone number that is linked to your GSTN. An OTP will be sent to both your email ID and phone number. Enter the OTP that has been sent. Once we have verified the OTP, you can click on continue. This will ask to set up your account. The username will be your GSTN number itself, and you can configure password for your account. Once all the details are verified, you can click on create account. So once your account setup has been complete, you will land onto the Clear IRP product. In order to generate an invoice, you need to upload the invoice data in JSON format onto the Clear IRP portal. So for that, you can click on upload invoices section in the left nav bar. Over here, you can select generate IRN, choose a file from your computer. Once the invoices have been successfully verified, you can click on import. This will ingest the data onto the Clear IRP product. Select the invoice and click on generate button over here in order to generate the IRN. If all the validation pass, then the invoice generation will be successful and an IRN number will be generated and will be received for the particular document that will be shown in the invoice section over here. You can see the acknowledgement number for the generated invoice over here as well. You can select the invoice and download the report in JSON and CSV format. You can also take a print of the invoice over here. You can click on print preview. You can select the invoice from over here. Click on more actions and click on cancel IRN. And within 24 hours of generation of IRN, you can select a reason of cancellation from over here and cancel the e-invoice. You can click on proceed to cancel. The generated invoice will be successfully cancelled. In order to generate the e-bill,
you can again go to upload section and click on generate e-bill. Over here you need to ingest a e-bill JSON that has the IRN detail and your transporter and vehicle details for the e-bill consignment. So the ingested invoice will be shown onto the e-bill screen over here. You can select the invoice and click on generate e-bill. This will generate the IRN based e-bill for your invoice. Under more action, you have an option to sync e-bill data from NIC over here. For businesses looking for direct API integration with Clear IRPs, we provide APIs that can be directly integrated with ERP systems. So for that, you can create API credentials over here, and using these credentials, you can directly call APIs from your ERP systems and you will receive the invoice details. तो सुमित, थैंक यू फॉर दैट डेमो, इंटरेस्टिंग था। अब मुझे एक सबसे क्रिटिकल चीज़ है आपने कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा आप अपना कस्टमर सपोर्ट के बारे में बात कीजिए कि वो आप कैसे हैंडल करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स के बारे में बताइए कि आप क्या ऑप्शंस हैं उनके पास। सो कस्टमर सपोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही ट्राई करते हैं कि हम कस्टमर को एजुकेट करें एज अ टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग, ताकि उसको एरर्स नहीं आए। सेकंड, जब एरर आती है हम उनको फिर एजुकेट करते हैं कि एरर क्यों आ रही है, ताकि वो उसको रूट कॉज से सॉल्व कर सके। उसके बाद भी यदि जब यूज़र को नहीं समझ में आता है कि उसको सॉल्व कैसे करना है, तो हमने 3 मोड ऑफ कम्युनिकेशन दिए हैं। एक वो हमारे एक सपोर्ट ईमेल आईडी पे support@clear.in पे वो ईमेल कर सकता है, जहाँ पे उसको रेस्पॉन्स बैक मिलता है कि सॉल्व करने के लिए। फिर यदि उसके बाद भी यदि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, देन वी हैव गिवन द मोबाइल नंबर और कॉल नंबर जहाँ पे वो कॉल कर सकता है। हमने और एक अभी बहुत ही इनोवेटिव, जैसे आप सबको पता कि अब एआई इतना आ रहा है, तो अभी हमने एआई चैटबॉट भी हमारे पोर्टल पे ऐड कर रहे हैं, जिससे कस्टमर अपने क्वेरीज और प्रॉब्लम डाल के बॉट से आंसर ले सकता है, ताकि वो ह्यूमन डिपेंडेंसी कम हो और उनको रिस्पॉन्स इमीडिएटली मिल जाता है। होता क्या, एक ईमेल आता है तो रिस्पॉन्स होने में 2 से 4 घंटे लग जाते हैं, बट ये जो हमने एआई डाला है अभी हमारे सपोर्ट सिस्टम में, वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करता है और उन्हीं कस्टमर के कॉन्टेक्स्ट में करता है। और हमारे 98% क्वेरीज अभी सेल्फ सर्व होने लग गए उससे, तो यूजर्स को मतलब ईमेल करने की, कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चैनल बन गया है, जहाँ पे कस्टमर के क्वेरीज बहुत ही क्विकली इजीली रिजॉल्व हो रहे हैं। और वो मल्टी लैंग्वेज है, तो जो यूज़र हिंदी समझता है वो हिंदी में, इंग्लिश समझता है इंग्लिश में, तो मल्टीपल लैंग्वेज, क्योंकि एआई होने से हम मल्टीपल लैंग्वेज भी सपोर्ट कर पा रहे हैं, और इवन तो वॉइस से सपोर्ट कर पा रहे हैं। अच्छा, वॉइस से। तो और आप इस मतलब जो चैटबॉट का नॉलेज आप उसको अपडेट करते रहते हैं? करेक्ट, वो नॉलेज बेस हम कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं, और वो उसके अकाउंट से रिलेटेड रहता है। तो चैट ये डम चैट नहीं होता, मतलब वो इंटेलिजेंट चैट है, जो समझ रहा है कि आप कौन सा यूज़र है, क्या पूछने आया है। और बहुत सारे लोग तो क्वेरीज, जनरल क्वेरीज भी पूछते हैं, देयर आल्सो दे गेट हेल्प कि मेरा ई इनवॉइस एप्लीकेबल है नहीं है। तो एक जनरिक क्वेरी जो पब्लिक अवेलेबल नॉलेज होती है, उसके हिसाब से चैटबॉट वो भी आंसर कर पाता है। नहीं, क्योंकि ये हम भी समय समय पर टिकट का एनालिसिस करते हैं, और अभी रिसेंटली भी हमने एनालिसिस किया था और उसकी फाइंडिंग्स हम वीडियोस के द्वारा, तो हमें रियलाइज़, आप जो बोल रहे हैं कि जनरली जो टॉप 10 हमारे यहाँ क्वेरीज थी, वो क्वेरीज जनरल बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज थी, वही होती है, टेक्निकल थी वो। बिल्कुल, हाँ, जहाँ पे लोग हमसे पूछ रहे हैं एनेबलमेंट के लिए मुझे क्या करना है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, एग्जाम्पशन क्या है। करेक्ट। तो लोगों को ये नहीं आता कि मेरा 6 करोड़ टर्नओवर हो गया इस साल, तो मैं एप्लीकेबिलिटी अभी से हो गई कि नेक्स्ट ईयर से हो गई, मैंने 5 करोड़ टर्नओवर अभी क्रॉस किया तो क्या करूँ। तो वो सब जनरिक क्वेरीज को हमने चैट में डाल दिया। और इवन तो जैसे आप नए यूज़र आपको ऑनबोर्ड करना है, तो वहाँ पे लिखेंगे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, तो वो पूरा वीडियो से समझाएगा कि आप ऑनबोर्ड कैसे हो सकते हैं। तो वो हमने इन्फोग्राफिक भी रखा है चैट को, ताकि लोगों को एक उनकी लैंग्वेज में इजीली समझ में आ जाए, और लैंग्वेज भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर लोग अपनी ही लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। तो हमने वो कंसिडरिंग इंडिया, यहाँ इतनी लैंग्वेज है, तो हमको ये लगा कि ये बेटर वे है। आखिरी में मेरा एक सब था कि आप जानते हैं कि जीएसटी में बहुत सारे टैक्स पेयर, जो बड़े टैक्स पेयर है जिनका वॉल्यूम बहुत हाई है, वो अपना ईआरपी सिस्टम चलाते हैं और वो हमेशा एपीआई बेस्ड इंटीग्रेशन चाहते हैं। तो जैसा कि आपने शुरू में बताया था, तो आप थोड़ा सा बताइए कि उनके लिए आप एपीआईज देते हैं, और अगर मुझे एपीआईज के बारे में और जानना है तो मैं पोर्टल पे कहाँ जाऊँ और क्या है थोड़ा सा। तो मतलब लाइक क्लियरटेक्स जैसे इस मतलब इसमें 7-8 साल से जीएसटी जब से आया तब से, तो आज हमारे पास 4000 से ज़्यादा कस्टमर, बड़े कस्टमर, 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर के कस्टमर हमारे साथ काम करते हैं। वहाँ पे 80% कस्टमर एपीआई से इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि ये डेली यूज़ केस है। तो आप एक्सेल से जब तक वॉल्यूम कम है आप कर सकते हैं, बट जैसे आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, किसी भी कंपनी का यदि डेली मोर देन 200 इन्वाइस होता है, तो वो चाहता है कि मेरा एपीआई से काम हो, क्योंकि मैनुअल जनरेट करना,
कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा पूरा एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है, उस डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से कस्टमर की इधर कस्टमर की टेक टीम, नहीं तो हमारा भी इन हाउस टेक टीम है जो उनको इंटीग्रेट करने में हेल्प करती है। अच्छा। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस है क्योंकि बहुत सारे टैक्सपेयर इवन दो लार्ज हो गए, उनके पास इन हाउस आईटी टीम नहीं होती है, तो हम उनको हेल्प करते हैं कि इन एपीएस को उनकी ईआरपी में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी तक हम लोग 1400 से ज़्यादा इंटीग्रेशन कर चुके हैं, वेदर एसएपी हो, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट हो, वेदर ओरेकल हो, और बहुत सारे कस्टम ईआरपीज भी होते हैं जो बिजनेस ईआरपीज होते हैं। नॉर्मली क्या होता है नवीन जी कि ये जितने भी ई इनवॉइस जनरेट होते हैं वो ईआरपी से ज़्यादा ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम से जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम समझ में आना चाहिए, क्योंकि ईआरपी बहुत स्टैंडर्ड है, ओएमएस हर कंपनी का अलग होता है। तो वहाँ पे हम पूरा कंसल्टिंग करके उनको हेल्प करते हैं कि आपको कौन सी एपीआई, कौन सा डेटा फीड चाहिए आपके ओएमएस से, क्योंकि आपको जनरेट ई इनवॉइस वहाँ से करना है, उसके बाद वो ओएमएस से डेटा आपके ईआरपी में आता है। तो आपको जहाँ भी आप बिल काट रहे हैं और जहाँ पे बिल जनरेट कर रहे हैं, आपको ये एपीआई वहाँ पे इंटीग्रेट करनी है। हमेशा आपको ईआरपी से करना कंपलसरी नहीं है। जहाँ से आपका बिल जनरेट होता है वो आपका सोर्स ऑफ ट्रूथ है, आपको ये एपीआई वहाँ जनरेट करनी है, फिर वो डेटा आपके ईआरपी में जा सकता है। तो हम एपीआई प्रोवाइड करते हैं, उसका कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं, और यदि किसी को चाहिए कि हमारा आईटी टीम नहीं, तो हम आईटी टीम भी प्रोवाइड करते हैं जो ये पूरा एपीआई इंटीग्रेट करने में हेल्प करती है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हम लोग उनको पूरा डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो यूज़र देख सकता है कि लेटेंसी क्या है मेरी, मेरे एपीआई के कितना यूज़ कर रहा हूँ मैं, मेरे एपीआई का रेस्पॉन्स टाइम क्या है, सारी चीज़ें हम पूरे टेक्निकल जो डैशबोर्ड्स होते हैं वो यूज़र की आईटी टीम को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो परफॉर्मेंस देख सके। तो आज हमारा 99.99% अप टाइम रहता है और वो पब्लिकली अवेलेबल यूआरएल पे रहता है, तो ताकि कस्टमर को एक फेथ रहे और ट्रस्ट रहे कि हाँ मेरा सिस्टम रनिंग है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि उनको लग रहा है ई इनवॉइस जनरेट नहीं हो रहा है, क्लियर टेक्स्ट का या आईआरपी का प्रॉब्लम नहीं, बहुत बार होता है प्रॉब्लम उनके सिस्टम में होता है। तो ये वेबसाइट उनको हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड कि आईआरपी रन हो रहा है कि मेरे ईआरपी में प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत बार उनको ये लगता है कि ईआरपी सही है, आईआरपी में प्रॉब्लम है, तो वो अननेसेसरी टिकट रेज होते हैं। तो हमने वो सोच के फिर ये क्लियरिटी देने लग गए यूजर को कि नहीं ये प्रॉब्लम आईआरपी का, तो हम बताते हैं आईआरपी का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लेटेंसी डाउन, रिस्पॉन्स डाउन हो जाता है, हेल्थ स्टेटस बताते हैं। और उनकी ईआरपी में प्रॉब्लम है तो हम बताते हैं कि क्या डेटा पॉइंट में प्रॉब्लम है, बिकॉज एपीआई में रेस्पॉन्स में वो हम देते हैं, फिर वो लोग वो डेटा पॉइंट करेक्ट करते हैं, फिर उनका वापस ही इन्वेस्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा कि सुमित बता रहे थे, मैं इस चीज़ को दोबारा से दोहराना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट आईआरपीज़ है 4, ई इनवॉइस 3 से लेके 6 तक, उनमें बेसिक जो सुविधा है ई इनवॉइस रिपोर्टिंग की वो फ्री है। बाकी जो बहुत सारी सुविधा है वो उसे वैल्यू एडेड सर्विसेज बोलते हैं, और उसका पैमाना और उसके जो प्राइसिंग है वो जीएसटीएन तय नहीं करता है, वो आईआरपी और कस्टमर आपस में तय करते हैं। तो ये एक जानकारी थी। तो सुमित, ऑलमोस्ट हम अपने इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आखिरी में ऐसा कुछ बात है जो आपको लगता है कि हमने मिस कर दी और बताना ज़रूरी है, या आपके पार्टिंग थॉट्स क्या है? मेरा यही कि जो मतलब लाइक इंडिया का जो विज़न है कि जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री बनता जा रहा है और जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एक्सचेंज जो ये कटिंग एज इंफ्रा बना रहे हैं विद हेल्प ऑफ गवर्नमेंट पार्टनरशिप, ये बहुत ही पावरफुल है। और जिस तरह से ये इंफ्रा बनता जा रहा है, सारा इकोनॉमी डिजिटल हो रहा है, ये बहुत सारे स्मॉल बिजनेस से बड़े बिजनेस को बहुत बेनिफिट कर रहा है। उनको लेंडिंग में, उनको लोन लेने में, बुक्स ऑफ अकाउंट में, उनका ऑपरेशन एफिशिएंसी, अकाउंटिंग करने में बहुत ईज हो गया है अभी। तो ये इंफ्रा मतलब लाइक अडॉप्शन, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह ये ऑप्शनल भी है, तो मैं देख रहा हूँ कि लोग जो ऑप्शनल है वो भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, और इससे पूरा इकोनॉमी डिजिटल बनता जा रहा है। और एज ए क्लियर टेक्स हमारा एम यही है कि हम एक कटिंग एज इंफ्रा बनाएं और कंप्लीटली डिजिटल इंफ्रा बनाएं, ताकि हम उसको अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ईज ऑफ यूज़ रहे, और कस्टमर कोई भी स्केल हो उनका वो मैनेज और हैंडल कर सके। जब वो अपना बिजनेस रन कर रहा है, उसको अपना इंफ्रा के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब कंपनी 100% 200% ईयर ऑन ग्रो करती है, तो उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि जिस पार्टनर पे मैं रिलाई कर रहा हूँ, जहाँ मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस तो नहीं रुक जाएगा। तो हम लोग वही सोचते हैं कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी दें और पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजी दें, ताकि कस्टमर सेल्फ सर्व होके अपना पूरा बिजनेस ऑपरेशन रन कर सके और रियली डिजिटल इकोनॉमी के बेनिफिट्स ले सके। थैंक यू सुमित, टाइम नवीन जी और बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये सुमित थे क्लियर आईआरपी से, जो हमें क्लियर आईआरपी के बारे में बता रहे थे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले बार फिर एक नए आईआरपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू नवीन जी, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। टेक केयर।